Hello everyone, myself Bhavya Chaudhary, and today I'm here to teach you polity. So this is my first lecture of polity, that is historical background of Indian Constitution. So let's start. Uh, मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसको और इजी वे में समझाऊं और ताकि आप ये जो लेक्चर देख रहे हैं आप लेक्चर देखते देखते इन चीज़ों को लर्न कर लें। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा और साथ में जो है अटेंशन के साथ चीज़ें देखते रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट पॉलिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट है पॉलिटी उसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटी? तो पॉलिटी क्या है? अ फॉर्म और प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। अ फॉर्म और प्रोसेस ऑफ सिविल गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। देखा जाए अगर पॉलिटी को हम रिलेट करें, एक फॉर्म है या प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर सिविल गवर्नमेंट का। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली पॉलिटी को अगर हम रिलेट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपसे कोई पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो आपसे पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप वन वर्ड में समझाइए तो आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन हियर? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। आपको बताना पड़ेगा इसी रूल बुक की वजह से हमारी कंट्री गवर्न होती है। इसी रूल बुक की वजह से हमारी कंट्री गवर्न होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको जस्ट वन वर्ड यूज करना है, दैट इज रूल बुक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उससे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमें ब्रिटिश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिटिश कब आए, कैसे, क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिटिश जो आए थे वो 1600 में आए थे एज एन ट्रेडर। ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज एन ट्रेडर। उसके बाद उनको एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था अंडर क्वीन एलिजाबेथ वन के थ्रू। क्वीन एलिजाबेथ वन ने उनको एक्सक्लूसिव राइट दिया था फॉर 15 ईयर्स। फॉर 15 ईयर्स की जाइए इंडिया में और ट्रेड कीजिए, जाइए इंडिया में और ट्रेड कीजिए। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक भी है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का है, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो ब्रिटिश पहले नहीं थे जो इंडिया आए थे, सबसे पहले थे पोर्टुगीज, देन थे डच, देन इंग्लिश, देन डेन्स, देन फ्रेंच। इतने सारे यूरोपियंस आने के बावजूद भी ब्रिटिश क्यों सक्सेसफुल हुए, उसके लिए आपको मेरा लेक्चर 1 मॉडर्न हिस्ट्री का देखना पड़ेगा। जैसे आप वो देखेंगे आपको वो भी समझ में आ जाएगा, और यहाँ हम पॉलिटी के बेसिस से देख रहे हैं तो ये भी। तो ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन ने उनको 15 ईयर का क्या कहते हैं एक टाइम पीरियड दिया था कि आप उसमें ट्रेड कीजिए, और 1609 में इसको इनडेफिनेटली टाइम के लिए बढ़ा दिया गया था। क्योंकि एक क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट बना था कि क्वीन एलिजाबेथ ने जो ट्रेड की परमिशन दी थी, एक्सक्लूसिव राइट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि वो इनडेफिनेटली पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया था, जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और कभी कभी हम इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान में नहीं देते। हो सकता है यूपीएससी ईपीएफओ में ये पूछ लें स्टेटमेंट के तौर पर। ठीक है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, इंग्लिश या ब्रिटिश का रूल ऐसे ही नहीं हुआ कि वो आए और आके रूल करने लगे। बहुत सारी ऐसी बैटल्स हुई हैं जिन्होंने उनके रूल में हेल्प की। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो कि 23 जून 1757 में हुई थी। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश की साइड से थे, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊंगी कि क्या कहते हैं, हैंडफुल पीपल थे ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ज्यादा नहीं थे, और सिराज उद्दौला उनसे हार गए। रीजन, सिराज उद्दौला के एक कमांडर थे जिनका नाम था मीर जाफर। कमांडर थे मीर जाफर, जिन्होंने गद्दी के लालच में, ग्रीडीनेस की वजह से जो है, वो ब्रिटिश के साथ जाके मिल गए कि इस आशा से कि वो उनको किंग बनाए, और वो बने भी। लेकिन सेम जो सिराज उद्दौला फेस कर रहा था ब्रिटिश की वजह से, ट्रेड में प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें, वही उसने भी फेस की। उसके बाद मीर जाफर ने क्या किया, वो पीछे बैक
बैक ऑफ कर गए। फिर उनके एक रिलेटिव आए, उनके दामाद आए मीर कासिम करके, फिर उनके बीच में नेक्स्ट वॉर हुई, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। दैट इज बैटल ऑफ बक्सर। पर हमें इतना डीप में नहीं जानना, हमें यूपीएससी ईपीएफओ के लिए कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं और हमें वो याद रखने हैं। तो बैटल ऑफ प्लासे कब हुई पूछा जा सकता है आपको, तो 23 जून 1757 में हुई थी बैटल ऑफ प्लासे। किस किस के बीच में हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश के साइड से थे, सिराज उद दौला इंडियन साइड से थे। और जैसे मैंने बताया, ड्यू टू मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जीत गए थे। अभी जो ब्रिटिश थी वो वॉर करना नहीं चाह रही थी, वॉर करना नहीं चाह रही थी, बट सिराज उद दौला को पसंद नहीं। एक तो सिराज उद दौला फ्रेंच के साथ मिल गए थे, अगर हम थोड़ा डीप में जाएं, और एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी सिराज उद दौला के टाइम पे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल एम्परर के टाइम पे ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ठीक है, ये हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। जिसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला ने काफी सारे यूरोपियंस को एक छोटे से रूम में बंद कर दिया था और सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश काफी गुस्से में आ गए, उन्होंने वॉर स्टार्ट कर दी। ट्रेड से तो परेशान थे ही, लेकिन फिर उन्होंने वॉर स्टार्ट कर। तो पूछ सकते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ऑल्दो ऐसा कुछ मानते हैं हिस्टोरियंस की वो क्या कहते हैं, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, वो हो गया था और ना ही इतने लोग मरे थे। अब आगे बढ़ते हैं, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर भी देखेंगे। इसके इसके बीच में एक और भी हुई है, ये तो 57 में हुई थी, एक हुई थी बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, आपको पता है अगर ब्रिटिश के कोई टक्कर के थे जो ब्रिटिश को रोक सकते थे रूल करने के लिए, तो वो सिर्फ मराठास थे, वो सिर्फ मराठास थे। क्योंकि आफ्टर औरंगजेब 1707 उनकी डेथ के बाद बहुत ही वीक रूलर आए थे मुगल एम्पर, बहुत ही वीक रूलर आए थे मुगल्स की तरफ से, ठीक है, तो मराठास थे। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 बिटवीन अफगान एंड मराठास, बिटवीन अफगान एंड मराठास। तो जिससे क्या हुआ, मराठास यहाँ कमजोर हुए। ये भी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 1760। 3 बैटल हुई है बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, ठीक है। फिर उसके बाद एक हुई थी आपकी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, अकबर और हेमू के बीच में। पहली बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुई थी, वो हुई थी बाबर और लोधी के बीच में, ठीक है। दूसरी आपकी बैटल, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। तीसरी बैटल ऑफ पानीपत हुई थी अफगान एंड मराठास के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तीनों ही बैटल मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, लेकिन ब्रिटिश रूल के लिए जो इनको सपोर्ट मिली है ब्रिटिश को रूल करने इंडिया में, वो ये बैटल क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें समर्थक नहीं है, यानी कि उनको हेल्प मिली है। एक तो बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश ने वर्चुअली मोनोपलाइज करना शुरू कर दिया था ट्रेड का, वर्चुअली मोनोपलाइज शुरू कर दिया था ट्रेड का। और जैसे मैंने बताया मराठास जो थे वो ही ब्रिटिश को टक्कर दे सकते थे, और वो अफगान से डिफीट हो गए थे, अफगान से हार गए थे, तो उनकी बैक जो थी वो टूट गई थी, तो फिर ब्रिटिश को कोई टक्कर नहीं दे पाया, तो वहां भी हेल्प मिली। अब तीसरी बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। इसकी डेट याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764। बैटल ऑफ प्लासे हुई है 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराज उद दौला, सिराज उद दौला, ठीक। बैटल ऑफ पानीपत हुई थी अफगान और मराठास के बीच में। तीसरी बैटल जो मैंने आपको बताई बैटल ऑफ बक्सर, ये 22 अक्टूबर 1764, ये कहाँ हुई थी? बक्सर वाले एरिया में, और ये बिहार में पड़ता है एरिया बेसिकली। मेजर हेक्टर मुनरो और कंबाइंड आर्मीज थी। तो मैं बताया ना आपको, पहली जो बैटल हुई थी दैट इज बैटल ऑफ प्लासे। यहाँ पे मीर जाफर बैठे थे, फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम आए थे, वो परेशान हो गए थे मीर जाफर ब्रिटिश के बहुत ज्यादा डीपली इंटरफेरेंस से, तो फिर मीर कासिम आए थे। फिर मीर कासिम भी परेशान हो गए थे काफी, फिर उन्होंने क्या किया, अलायंस बनाया। किन किन के साथ? मीर कासिम ने, ये नवाब थे बंगाल के, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, शाह आलम टू मुगल एम्परर, इनके साथ इन्होंने एक अलायंस बनाया और ब्रिटिश के अगेंस्ट एक वॉर लड़ी। लेकिन ये हार गए बाय मेजर हेक्टर मुनरो। आपसे पूछ सकते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जिन्होंने एक्चुअल में ब्रिटिश की साइड से लड़ाई लड़ी थी? वो थे मेजर हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ नहीं थे।
रॉबर्ट क्लाइव ने इसी बैटल में ट्रीटी कराई थी, इसी बैटल में ट्रीटी कराई, दैट इज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो बैटल ऑफ प्लासे हुई है वहां रॉबर्ट क्लाइव थे, वहां रॉबर्ट क्लाइव थे। अब यहाँ पे है मेजर हेक्टर मुनरो, यहाँ पे भी क्या हुआ, ब्रिटिश जीत गई, ब्रिटिश जीत गई और उन्होंने क्या किया, ट्रीटी की फिर इन तीनों के साथ, ठीक है, जो की थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई आपकी 1765 में। और ध्यान रखना ये ट्रीटी कराई थी रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो कितनी बार गवर्नर बने हैं, ठीक है, तो वो 2 बार बने गवर्नर, ठीक है, मतलब 2 बार बने थे, एक बार पहले आए थे प्लासी के टाइम पे, फिर वापस चले गए, फिर वापस आए थे, 2 बार ही क्वेश्चन आ सकता है, ईपीएफओ में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंडर क्या हुआ, दीवानी राइट्स ग्रांट हुए, दीवानी राइट्स ग्रांट बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की। अब आप लोग सोच रहे व्हाट इज दीवानी राइट्स हियर, ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो निजामत फंक्शंस थे वो किंग के पास ही छोड़ दिए, उनको बोला गया 53 लाख आप एनुअली देंगे हमें अगर आपको निजामत फंक्शंस देखने। अब मैं दोनों के बीच में डिफरेंस बता देती हूँ, व्हाट इज दीवानी राइट्स हियर एंड व्हाट इज निजामत फंक्शन। तो दीवानी राइट्स क्या होते हैं, बेसिकली रिवेन्यू से रिलेटेड होता है, रिवेन्यू टैक्स से रिलेटेड, रिवेन्यू टैक्स से रिलेटेड। और जो निजामत फंक्शन होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, सिर्फ मैनेजमेंट का काम, सिर्फ मैनेजमेंट का काम। और आपको पता है असली पावर किसके पास है, असली पावर दीवानी राइट्स में है, क्योंकि रिवेन्यू सब उनके पास आ रहा था, ठीक है, वो और स्ट्रांग हो रहे थे फाइनेंशियली। तो यही कारण था, उन्होंने बोला कि दीवानी राइट्स हमें दो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, और निजामत फंक्शन आप लोग रखिए। तो ड्वेल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी, ड्वेल गवर्नमेंट 1765 से स्टार्ट हो गई थी। ये क्वेश्चन भी आता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते कि ड्वेल गवर्नमेंट किसने स्टार्ट की थी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट क्लाइव। अब क्वेश्चन है कि किसने एंड की थी, किसने एंड की थी ड्वेल गवर्नमेंट, तो आप बताएंगे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको एंड किया था, एंडेड बाय वॉरेन हेस्टिंग। तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि ब्रिटिश जो है आखिरकार बैटल क्यों जीती, रीजन क्या था। इतने सारे यूरोपियंस आए, ठीक है, इंडियन रूलर्स भी काफी पावरफुल थे, रीजन क्या था कि ब्रिटिश ही जीते और इतने टाइम तक रूल किया, रीजन क्या था। पहला रीजन देखते हैं, सुपीरियर आर्म्स, ये तो सब हम बिलीव करते हैं कि उनके पास सुपीरियर आर्म्स थी, ठीक है। दूसरा, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन था, उनका डिसिप्लिन, वो काफी डिसिप्लिन उसमें रहते थे, ठीक है। तीसरा, सिविल डिसिप्लिन, फेयर सिलेक्शन सिस्टम, तो जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं ना वो सब मेरिट सिस्टम पे बेस्ड था, ना कि हेरिडिटरी था। जैसे अगर आप पुरानी कोई मूवीज देखेंगे उसमें किंग वगैरह के जो भी अंडर काम करते थे मिनिस्टर, उनकी जो पोस्ट होती थी बेसिकली हेरिडिटरी होती थी, भले ही वो उसके काबिल हो या ना, ठीक है, वो हमेशा वो हेरिडिटरी ही रहता था। लेकिन ब्रिटिश के साथ ऐसा नहीं था, वो मेरिट सिस्टम पे ही चीज़ों को, मतलब लोगों को रखते थे, ठीक है। ब्रिलियंट लीडरशिप और सपोर्ट ऑफ सेकंड लाइन, लीडरशिप अच्छी थी, काफी सारे लीडर हुए। स्ट्रॉन्ग फाइनेंस, फाइनेंस तो स्ट्रॉन्ग था, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना, एक क्वेश्चन है कि फाइनेंस इज द बैकबोन, फाइनेंस इज द बैकबोन, ये आपका यूपीएससी मेंस में पूछा गया था। क्या ईपीएफओ के लिए तो नहीं मतलब इम्पोर्टेंट है, बट फाइनेंस जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक नेशनलिस्ट प्राइड, मतलब जितने भी यूरोपियंस थे, मैं यूरोपियंस की बात नहीं करूंगी अभी फिलहाल, ब्रिटिश के बारे में बात करूंगी, उनका एक ही था, उनका नेशनलिस्ट प्राइड था। लेकिन इंडियंस जो थे वो बिखरे हुए थे, कोई किसी चीज के लिए लड़ रहा था, कोई किसी चीज के लिए, सभी जो किंग थे वो एकजुट नहीं थे, सब अपने अपने एरिया के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, इन सब के चलते हैवी करप्शन होने लगा, हैवी करप्शन होने लगा, हैवी करप्शन होने लगा, इलीगल ट्रेड होने लगा, रेवेन्यू कलेक्शन होने लगा। अब जब किसी को होता है ना, जब पावर आती है तो उसका मिसयूज भी किया जाता है, वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ, बहुत ही ज्यादा इसका मिसयूज। अब जब मिसयूज हो गया तो क्या हुआ, बैंकरप्ट हो गई, एक कंडीशन आ गई कि बैंकरप्ट हो गई, और ये सब सीधे लोन लेने के लिए वापस पहुंचे क्वीन के पास। क्वीन ने बोला ठीक है हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी हम रेगुलेट करेंगे लॉज के थ्रू, ठीक है, और आपको ये शर्त अगर मंजूर है तो ठीक है। तो फिर उन्होंने वही किया, 1 लाख पाउंड समथिंग उन्होंने लिया उनसे, और उन्होंने क्या कहते हैं,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करना शुरू कर दिया, सॉरी रेगुलेट करना शुरू कर दिया बाय लॉस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इन्हीं से कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इन्हीं से कहीं ना कहीं। देखिए कैसे, अब जैसे मैं बात करूं इधर कि एक्ट पास फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुआ, दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। एक तो ये कि एक्ट पास फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, ठीक है, और दूसरा एक्ट पास अंडर ब्रिटिश क्राउन रूल। तो दो तरह से बेसिकली, दो तरह से जो है एक्ट बनाए गए। एक तो वो एक्ट 1773 से लेकर 1853 तक जो लास्ट चार्टर था, एक 1858 से 1747 1947 1947। अब आप सोचेंगे इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन को अपने अंडर रूल करना पड़ा। तो अगर आप भूल रहे हो तो मैं बताना चाहूंगी आपको, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857। कुछ भी अगर हो रहा है तो उसका रीजन होता है, कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो तब फिर एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक ठीक है, जो कि 1858 से रिलेटेड है। आगे बढ़ते, अब देखते हैं सबसे पहले कंपनी रूल। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कंपनी रूल में कहाँ से कब तक कितने एक्ट आए हैं। तो देखो पहला आया कंपनी रूल में 1773 से 1858 तक, ठीक है, 1773 से 1858 तक। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये एक्ट है ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का, ये एक्ट है ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का। कैसे? क्योंकि पहला स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वो रेगुलेट कर रही थी अफेयर्स किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के, रेगुलेट कर रही थी अफेयर ईस्ट इंडिया कंपनी के। और फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक, नेक्स्ट इसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किया इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। अब जब मैं आपको इसके फीचर्स बताऊंगी ना, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। फीचर्स है इसके, पहला फीचर, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बनाया उन्होंने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहला एक्ट स्टार्ट किया मैंने, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये इसके कुछ ब्राउनी पॉइंट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा, फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरा और भी है इसमें कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ही वाज वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है, हो सकता है वो आपको, क्योंकि यूपीएससी ईपीएफओ जो एग्जाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और यूपीएससी अपना एक लेवल हमेशा अप रहता है। 20 में जो यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आया था, 21 में एग्जाम हुआ था, उसमें जो लेवल था आप ये मान के चलिए कि वो अपने आप को अपग्रेड ही करेगा। लेकिन आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, फैक्चुअल चीजों, लेकिन आपकी और चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास को बोल दिया गया कि आपको अब किसके अंडर काम करना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसके अंडर काम करना है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। मद्रास और बॉम्बे को बोल दिया, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखनी है। तो एक चीज तो आपको, एक को तो ज्यादा पावर देनी पड़ेगी ताकि वो उन दोनों को इन्फ्लुएंस कर सके। सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ फोर्ट विलियम में, कैलकाटा में, ठीक है, 1774 में। और एक तो चीफ जस्टिस को चुना गया और 3 अदर जजेस को चुना, एक चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया और 3 अदर जजेस को अपॉइंट किया गया, ठीक है। अगर हम आज के सुप्रीम कोर्ट से कंपैरिजन करें तो आपको चीजें को ऐसे भी रिलेट करके चलना है, ठीक है। आपको बताना है अभी, आप मुझे बताएंगे कि आज के सुप्रीम कोर्ट में कितने टोटल जजेस हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इंडिया, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है।
अब है इसमें है कि एलिजा एम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। इसका क्वेश्चन आया है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा इन 1774। तो उसका आंसर है एलिजा एम्पे, एलिजा एम्पे। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे मैंने बोला 3 अदर जजेस भी थे, तो वो हैं आपके लेमिस्टर, जॉन हाइडे, रॉबर्ट चैम्बर्स, विलियम जोनस, विलियम डंकिन। ये क्या है? अदर जजेस। ठीक है, अभी इसके बाद में कुछ क्वेश्चन कराऊंगी। जैसे आप ये जो एक्ट्स मेरे साथ पढ़ रहे हो, मेरी कोशिश है आप इस लेक्चर को देखते हुए इन एक्ट्स को याद कर ले। ठीक है, तो इसलिए प्लीज अटेंशन के साथ देखिएगा, और जो मैं बोल रही हूँ उसके पीछे पीछे याद भी करते जाइएगा। जो मैं पूछूंगी उसको रिप्लाई भी किया कीजिएगा। ठीक है, इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया कि आप, सर्वेंट्स को बोला गया बेसिकली, जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, कि आप किसी भी ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, प्राइवेट ट्रेड में ब्राइब्स नहीं लेंगे आप। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा कर दिया। कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक न्यू बॉडी बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस एक्ट के थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो लेकर आए, तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, और इनको बोला गया कि आपको क्या करना है, आपको सिविल मिलिट्री अफेयर्स भी देखने हैं, उनके बारे में बताना है, उनके बारे में बताना है। तो कुछ ब्राउनी पॉइंट्स क्या है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? क्या है वो फैक्चुअल पॉइंट्स? पहला फर्स्ट स्टेप था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, दूसरा फर्स्ट एक्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तीसरा सेंट्रलाइजेशन की तरफ फर्स्ट स्टेप था, इसीलिए गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, एक न्यू बॉडी बनाई, दैट इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और जिनको क्या बोला गया कि आपको रेवेन्यू, सिविल मिलिट्री से रिलेटेड जो है रिपोर्ट्स देनी है। और कुछ कि आपको इंगेज नहीं होना है प्राइवेट ट्रेड में। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ 1774 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1774 में। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? एलिजा एम्पे। और 3 अदर जजेस थे, वो आपने देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने इतने सारे जजेस क्यों लिखे हुए थे, क्योंकि इस बीच में कुछ जजेस की डेथ हो गई और कुछ लोगों को छोड़ के जाना पड़ा। ठीक है, तो वैसा है ये। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो देखो, डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि विच एक्ट इज नोन बाय एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो किस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं? तो डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 इसको कहते हैं। ठीक है, पर्पस क्या था कि जो भी 1773 एक्ट यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो भी कमियां रह गई हैं, वो इस एक्ट के थ्रू उनको क्या कहते हैं, इम्प्रूव किया जाए। अब इसमें वही है कि सर्वेंट्स को एक ये चीज बोल दी कि आप अगर ड्यूटी कोई भी कर रहे हो और आप इन केस आपसे कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आप इम्यून हो। ये सर्वेंट्स के लिए था, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। आगे बढ़ते हैं, बस इसका यही था इंपॉर्टेंट। क्विट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, क्विट इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसको देखते हैं। तो क्विट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो सुप्रीम कंट्रोल मिल गया पूरी कंपनी का, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वो कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया। ठीक है, जैसे कंपनी की जो टेरिटरी है इंडिया में, उनको बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जो फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है और पूछा जाता है, किस एक्ट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू कंपनी की जो टेरिटरीज है इंडिया में उनको बोला जाता है ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया? तो आप बताएंगे विलियम पिट एक्ट 1784। ठीक है, ये याद रखें। और विलियम पिट उस टाइम के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, इसलिए उनके नाम पे एक्ट लिया, क्योंकि उन्होंने वो ही लेकर आए थे। अब इसके देखते हैं कुछ फीचर्स। ठीक है, फीचर्स क्या है? फीचर्स हैं इसके कि इन्होंने कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन का डिस्टिंग्विश कर दिया, मतलब दोनों को अलग अलग कर दिया। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इसमें दोनों को अलग अलग कर दिया कि कॉमर्शियल जो ट्रेडिंग फंक्शंस है वो अलग, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस है मैनेजमेंट वाले वो सब अलग। ठीक, दूसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला आप कॉमर्शियल अफेयर्स देखो,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोला कि आप कॉमर्शियल अफेयर्स देखो, और पॉलिटिकल जो अफेयर है उसके लिए एक नई बॉडी बनाई गई, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई और उनको बोला गया पॉलिटिकल अफेयर देखो, और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी डबल गवर्नमेंट। यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी डबल गवर्नमेंट। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यही बोला गया कि आपको सारे ऑपरेशंस देखने हैं, ठीक है, सिविल मिलिट्री के, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी ब्रिटिश के पोजेशंस हैं इंडिया में, अब आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी, आपके ऊपर पूरा भार है, ठीक है, आपको देखना है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर्पसली क्या बनाया गया, स्ट्रेंथन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सिक्स मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। अब जो कॉमर्शियल है, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कभी, 1784 में ये डिस्टिंग्विश तो हुआ है क्योंकि, और उसके साथ साथ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बनी है, तो ध्यान रखना जो कॉमर्शियल है ना, इससे आप सी लेंगे और यहाँ लिख देंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, से आपको ये याद हो जाए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ ऐसे याद रखेंगे। पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन आ सकता है कि किस एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है नई बॉडी बनाई गई है, तो आप बताएंगे 1784, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1786 की तरफ, 1786 की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, विलियम पिट एक्ट ऑफ 1784, उसमें एक तो ये था कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस दोनों को अलग अलग किए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला आप कॉमर्शियल फंक्शंस देखिए, और पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी बनाई गई, ठीक है। और उसको और भी रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री से रिलेटेड उसको बोला गया कि आपको इन चीज़ों का भी ध्यान देना है, और उसमें 6 मेंबर्स आर देयर, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। ये बेसिकली जो एक्ट है, ये पूछेंगे आपसे किस एक्ट के थ्रू लॉर्ड कॉर्नवालिस को एम्पावर किया गया, या एक्ट ऑफ 1786 के थ्रू किस गवर्नर को, किस गवर्नर जनरल को एम्पावर किया गया, तो वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कॉर्नवालिस कोड भी था इनका, बहुत सारी चीजें उन्होंने लेके आए थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो काउंसिल के डिसीजन को ओवररिड भी कर सकते थे अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले उस डिसीजन की, कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल गवर्नर जनरल कोई डिसीजन पसंद नहीं आया और उन्होंने मना कर दिया, उसके बाद अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं उसकी, तो ठीक है, उनके को इतना एम्पावर कर दिया गया था। इस एक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। अब बढ़ते हैं आगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो चार्टर एक्ट हो गए स्टार्ट अपन, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो ऐसा क्या हुआ कि चार्टर एक्ट आने शुरू हो गए। आपने देखा होगा पहले कि जो फर्स्ट एक्ट आया था वो आया था 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें क्या हुआ था कि उसके बाद जो थे बहुत सारे एक्ट्स आए, फिर 81 का आया, फिर 84 का आया, फिर 86 का आया। तो बार बार ये लॉज लेके आना चाह नहीं रहे थे, ये चाह रहे थे कि अब हम ऐसा एक्ट बनाएंगे जो 20 ईयर्स तक वैलिड होगा, उसके बाद हम ऐसे ही चार्टर बनाते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी आता है कितने चार्टर हैं टोटल कुल मिला के, तो हम अभी पढ़ते जाएंगे और गिनते जाएंगे, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 फर्स्ट था, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 फर्स्ट है, ठीक है। इसने 20 ईयर्स के लिए कंपनी के कॉमर्शियल प्रिविलेजेस को रिन्यू किया, 20 ईयर्स के लिए थे चार्टर एक्ट। जितने भी मैं चार्टर एक्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है, जितने भी नहीं अभी आप देखेंगे कुल मिला के, वैसे तो मैं बताना चाहूंगी, पूछ लेते हैं कितने, तो 4 है चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट कौन कौन से हैं, एक तो 1793 का हो गया, फिर 20 ईयर का गैप 1813, फिर 20 ईयर का गैप 1833, और लास्ट है आपका 1853। ये 4 एक्ट हैं चार्टर, 20 ईयर्स के गैप के बीच में ये बने हैं, ठीक है। और पूछा जाता है कितने चार्टर एक्ट हैं, तो 4, ठीक। फीचर्स क्या है इसके, रॉयल अप्रूवल अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि अगर आपको कोई गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ रखना है तो आपको रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी है, किसके थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सीनियर ऑफिसर्स को बोल दिया गया कि इन केस अगर आप बिना परमिशन छोड़ के जाते हैं इंडिया को, तो आपको आपका रिजाइन माना जाएगा, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि किस एक्ट के थ्रू बनी थी, विलियम पिट एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू जो बनी थी, ठीक है, उनका जो पूरा खर्चा था सैलरी स्टाफ का, वो सारा यहाँ से इंडियन रेवेन्यू से देना शुरू कर दिया, और अप टू 1919 तक
वो यहीं से देते गए। तो इसलिए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी, ठीक है। दादा भाई नरोजी ने भी बोला था, और द पोवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, द पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके बुक जो आई थी, ठीक है। अब द कंपनी वाज आल्सो आस्क्ड टू पे 5 लाख पाउंड एनुअली। कंपनी को बोला गया ठीक है, सैलरी वैलरी तो तुमको देनी ही है इनको, ऑल्दो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, ठीक है, एमपीज थे। इसके साथ साथ आपको इनके स्टाफ के अलावा भी आपको 5 लाख पाउंड एनुअली देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। तो पहला एक्ट हो गया। इसमें क्या था, बस एक इम्पॉर्टेंट कि रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहाँ से सैलरी स्टार्ट देना शुरू किया इंडियन रेवेन्यू से, अप टू 1919 तक चलता गया, ठीक है। सीनियर ऑफिशियल बिना पूछे इंडिया नहीं, विदाउट परमिशन जा नहीं सकते। और क्या कहते हैं, कंपनी को बोला कि 5 लाख पाउंड एनुअली आपको ब्रिटिश को देना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। नेक्स्ट चार्टर है, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1830, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1830, ठीक है। ये आपका दूसरा चार्टर। इसमें क्या है, कंपनी की जो मोनोपोली थी वो एंड कर दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एक्ट के थ्रू कंपनी की मोनोपोली एंड कर दी गई, तो दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1830 एंडेड द कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड, ऑल्दो द मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड टी आर कंटिन्यूड विद चाइना। इंडिया के साथ तो कर दी, लेकिन चाइना के साथ तो कंटिन्यू थी। दूसरा, 1 लाख रुपीज एनुअली पे करेंगे, खर्च किया जाएगा किनके ऊपर, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर। ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का इंपॉर्टेंट है, 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि जो आपकी कंपनी की मोनोपोली है वो खत्म कर दी गई थी, और दूसरा 1 लाख एनुअली पे करेंगे इंडियन सिटीजन्स के लिए, उनको क्या कहते हैं, एजुकेट करेंगे साइंटिफिक नॉलेज में, आर्ट कल्चर में, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया था फॉर प्रीचिंग ऑफ देयर रिलीजन, ऑफ देयर रिलीजन। 1813 के चार्टर एक्ट। तो ब्राउनी पॉइंट्स 3 ही है, कंपनी की मोनोपोली एंड कर दी गई, 1 लाख एनुअली पे करेंगे फॉर इंडियन सिटीजन, तो ये पहला चार्टर था जिसमें स्टेट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी इंडियंस की। तीसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था। तो हमारे 2 चार्टर एक्ट हो गए खत्म। अब हम आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट स्टेप था, फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। एक पूछते हैं कि सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। सेंट्रलाइजेशन जो है फाइनल स्टेप पर, यानी कि अपनी चरम सीमा पर कौन से एक्ट के थ्रू पहुंचा, तो दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833। अब देखेंगे इसमें 20 ईयर्स के लिए बढ़ाया फिर से, ठीक है। इस बार कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना के साथ वो भी खत्म कर दी कंप्लीटली, लेकिन स्टार्ट अगर आपसे पूछेंगे, चाइना के साथ तो 33 में खत्म करी थी, पहला वाला जो है वो 1813 ही आएगा। अगर उन्हें क्लियरली मेंशन नहीं किया तो आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ही मार्क करना, ठीक है। पोस्ट जो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और विलियम बेंटिक फर्स्ट आपके गवर्नर जनरल थे। तो मैंने जैसे बोला आपको फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सेंट्रलाइज कर रहा है उसको और पावर देंगे, तो वही तो किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। और विलियम बेंटिक कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं। अब क्यों ये सेंट्रलाइजेशन कहा फाइनल स्टेप, देखो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और जो मद्रास के गवर्नर थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर को छीना, किसको दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मींस लॉ मेकिंग पावर, किसको दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तभी तो फाइनल स्टेप है टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, तभी तो फाइनल स्टेप होगा टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। अब आगे उनको पावर टू सुप्रिटेंड, कंट्रोल और डायरेक्ट करने के लिए सिविल मिलिट्री अफेयर्स भी आपको देखने हैं,
किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 चल रहा है, थर्ड चार्टर। अब लॉ कमीशन भी स्टैब्लिश की गई, इसमें लॉ कमीशन भी स्टैब्लिश की गई, ठीक है, जितने भी लॉज उनको कोडिफाई किया गया, कंसोलिडेट किया गया। एक फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर को ऐड किया गया, वो थे लॉर्ड मकॉले। लॉर्ड मकॉले थे, पूछ सकते हैं ये फर्स्ट लीगल मेंबर बने थे किस एक्ट के आसपास, तो बताएंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। नेक्स्ट, जितनी भी एक्टिविटीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो कॉमर्शियल बॉडी की तरह जो काम कर रही थी वो बिल्कुल एंड कर दी गई। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम करी, इस एक्ट के थ्रू ये हुआ। फिर उसके बाद कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, उसको कहा गया इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। जैसे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, वो विलियम पिट एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू कहा गया, लेकिन इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ब्राउनी पॉइंट्स क्या हैं इसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसको और पावर दी गई। बॉम्बे मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर है गवर्नर की, छीन कर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। तीसरा, उनको और एम्पावर किया गया कि सिविल मिलिट्री फंक्शंस भी आपको देखने हैं, ठीक है। और एक फोर्थ ऑर्डिनरी मेंबर को एज एन लीगल मेंबर को ऐड किया गया, लॉर्ड मकॉले। लॉ कमीशन स्टैब्लिश की गई, और एक्टिविटीज जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की एज एन कॉमर्शियल बॉडी खत्म कर दी गई। पूछ सकते हैं एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन कॉमर्शियल बॉडी कहाँ पे खत्म हुई थी, और वो जस्ट एज एन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम कर रही, तो बताएंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। और ये जो था लास्ट वाला की इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी और हिज हेयर्स एंड सक्सेसर, ये भी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया वो आपका विलियम पिट एक्ट ऑफ 1784 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी इट्स 1833 है, 1833, शायद मैंने 1853 बोल दिया। अब देखोगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ये लास्ट चार्टर है, फोर्थ, ठीक है। वही 20 साल के लिए पास हुआ। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो थे ना, अब वो अलग अलग कर दिए, गवर्नर जनरल अलग अलग कर दिए। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ वाले, लॉ मेकिंग पावर्स या लॉ मेकिंग फंक्शन, और एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करने वाले, ठीक है, वो सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई लॉ मेकिंग के लिए, सेपरेट इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू बनाई गई। सेपरेट पूछ सकते हैं किस एक्ट के थ्रू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है, किस एक्ट के थ्रू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई है, तो वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। एज एन मिनी पार्लियामेंट काम करती थी। कैसे काम करती थी? एज एन मिनी पार्लियामेंट। इन्होंने ओपन कंपटीशन सिस्टम, जो कि रिक्रूटमेंट था सिविल सर्वेंट्स का इंडियंस के लिए, वो जो डोर थे वो ओपन कर दिए, कब से बंद थे। इवन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में भी बात हुई थी कि इंडियंस को भी अलाउ कर देना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको मना कर दिया था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि सिविल सर्वेंट्स के जो रिक्रूटमेंट है उसमें अब इंडियंस भी अलाउ है, वो भी एग्जाम दे सकते। इन्होंने कंपनी रूल को एक्सटेंड किया, और वही टेरिटरीज वगैरह जो भी थी, ये इसमें क्लियर इंडिकेट कर दिया गया था कि अब पार्लियामेंट या क्वीन जब चाहे कंपनी को का रूल बंद कर सकते, ठीक है। फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो ये पूछ सकते हैं फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन कौन से उससे हुआ? जब पहली बार इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई होगी तभी फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन जो है इंडिया का, वो भी तभी हुआ लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो 4 आउट ऑफ 6 मेंबर्स में से वहां के गवर्नर ने अपॉइंट किया, बॉम्बे मद्रास बंगाल और बॉम्बे मद्रास बंगाल और आगरा के, ठीक है। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सबसे इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए अलाउ कर दी गई। दूसरा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जो मिनी पार्लियामेंट काम कर रही थी। तीसरा, लोकल क्या कहते हैं, लोकल रिप्रेजेंटेशन हुआ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो कि 4 आउट ऑफ 6 चूज किए गए बाय गवर्नर, जो कि बॉम्बे बंगाल मद्रास और आगरा के थ्रू किए गए। और कुछ और जैसे कि ये हो गया
ठीक है, तो यही है। और हाँ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग अलग की गवर्नर जनरल, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कंपनी रूल। ठीक है, अब आ गया क्राउन रूल। तो क्राउन रूल कैसे आ गया? इससे पहले 1857 का रिवॉल्ट हो गया था, इसलिए क्राउन रूल, रिवॉल्ट ऑफ 1850, वो भी हम आगे पढ़ेंगे लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जिसको एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस या एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन आया है किस एक्ट को कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, तो आप बता देंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट एक्ट है क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद आया था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या सिपॉय म्यूटिनी भी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया, जितनी भी पावर्स थी, टेरिटरीज थी, रिवेन्यूज थे, सब किसके पास चले गए? ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, तो ये एक्ट सिर्फ बेसिकली जस्ट दिखाने के लिए आया था, इसमें ऐसा कुछ खास तो हुआ नहीं था। ठीक है, तो फीचर क्या थे? जो टाइटल थे ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के, अब उसको रिप्लेस करके कर दिया वॉइस। क्या कर दिया? वॉइस। और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। और पहले वॉइस रॉय थे आपके लॉर्ड कैनिंग, पहले वॉइस रॉय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वॉइस रॉय। इन्होंने डबल गवर्नमेंट को एंड किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया। ठीक, और एक नया ऑफिस बनाया, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसको सारी की सारी पावर दे दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इसको सारी की सारी पावर दी। और इसके साथ साथ इसको दिया गया कि आपको 15 मेंबर्स असिस्ट करेंगे। ठीक है, ही वाज असिस्टेड बाय, कहाँ गया, हाँ 15 मेंबर्स इसको असिस्ट करेंगे। ठीक है, जो पावर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंजॉय कर रहे थे, नाउ सेक्रेटरी इंजॉय करेगा। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी अभी 1853 में, उसके जो हेड रहेंगे, ठीक है, वो एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेगी, और उसके चेयरमैन सेक्रेटरी बनेंगे। इस चेयरमैन कौन बनेंगे? सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये है, इसको हम थोड़ा सा ना समझते हैं वैसे। कि क्या डिफरेंस आ गया बिफोर 1857 और आफ्टर 1850। देखो, बिफोर 1857 और आफ्टर 1850, या मैं बोलूं जो एक्ट आया था एक्ट ऑफ 1858, या बिफोर एक्ट ऑफ 18, क्या चीजें चल रही? ठीक, तो देखो, पहले इधर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल फंक्शंस रिवेन्यू वगैरह के से देख रहा था, और उसके नीचे था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक, उसके नीचे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर थे आपके गवर्नर ऑफ मद्रास, बॉम्बे, ऐसी चीजें चल रही थी। और अब क्या चेंज हुआ? अब क्या चेंज हुआ एक्ट ऑफ 1858 के बाद? ये दोनों खत्म कर दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक, इसको, इसके नीचे काम करेगा एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइस रॉय, और इसके नीचे और जो चल रहा है चीजें वही, और यहाँ पे इसको 15 मेंबर असिस्ट करेंगे, और जितनी भी पावर थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ेंगे। फिर वापस चलते हैं वहीं जहाँ से आए थे। तो यही है आपका। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1867, 1892 और 1909। तो ये काउंसिल एक्ट बने, ये काउंसिल एक्ट बने तीन। तो देखिए पहला, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, फीचर्स देखेंगे।
इन्होंने क्या किया, इट इनिशिएटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, सबसे पहले इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ करते हैं, सबसे पहले इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ किया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस, इसमें लॉ मेकिंग प्रोसेस में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो वॉइस रॉय थे, उन्होंने नॉमिनेट किया 3 इंडियंस को। क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट के थ्रू इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था फर्स्ट टाइम, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 किसने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। कौन कौन थे वो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव, ये 3 थे। कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, किसने नॉमिनेट किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। किस चीज के लिए किया था, इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक। इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एक्ट के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो आप बताएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट क्यों, अब पूछ ये मतलब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर थी ना बॉम्बे मद्रास की, उनको वापस रिस्टोर कर दी गई, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डीई, डीई का मतलब होता है हमेशा रिमूवल, जो डीई लग जाए ना किसी के सामने तो इसका मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। अब वही है कि सेंट्रलाइजेशन, जैसे मैंने आपको अब तक तो याद हो गया होगा कि 1773 में स्टार्ट हुआ था सेंट्रलाइजेशन और क्लाइमेक्स पे पहुंचा था 1833 में, जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बॉम्बे मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर छीन के दे दी गई थी, ठीक। अब इधर डिसेंट्रलाइजेशन कौन से एक्ट में हुआ स्टार्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, और इसके क्या ब्राउनी पॉइंट्स हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर, ठीक। और क्या है इसमें, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न में, फ्रंटियर प्रोविंस में। वॉइस रॉय को बोला गया कि आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो अगर काउंसिल इमरजेंसी में, अगर काउंसिल में काउंसिल चल नहीं रही है, रेसेस चल रहा है, तो वॉइस रॉय जो है ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस अभी प्रेजेंटली हमारे प्रेसिडेंट के पास भी है और गवर्नर के पास भी है, कौन कौन से आर्टिकल में, तो ये आपको खुद से ढूंढना है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल में, ये आपको खुद से ढूंढना है, और दोनों बहुत ही मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी आपका ये होमवर्क मान लीजिए, ठीक है। अब ये है कि इसमें नेक्स्ट की विच वर नॉट टू रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज्यादा नहीं रहेगा, जैसे सेम है हमारा अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1859 में। इसको इंट्रोड्यूस किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 1859 में, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका तीसरा एक्ट जो था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। अब देखो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना शुरू हो गया, नॉमिनेशन के ही थ्रू सही पर वो आने लगे, ठीक। अब 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में आप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस देखेंगे इंडियंस के लिए, बहुत सारी चीज़ें उनको फ्रीडम मिलने लगी। इसका रीज़न है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुई थी बॉम्बे में दिसंबर 1885, ठीक। एओ ह्यूम इसके पहले, सॉरी एओ ह्यूम इसके फाउंडर थे और व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे 1885 में। व्योमेश WC बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद बदरुद्दीन तैयाब जी जो थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन तैयाब जी। ये भी पूछ सकते हैं कि INC के कौन से प्रेसिडेंट थे, तो आपको बताना पड़ेगा थर्ड थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भले ही थे लेकिन थर्ड प्रेसिडेंट थे। और कौन फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी INC की, वो थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट वही है होम रूल लीग जिन्होंने तिलक के साथ शुरू किया था, ठीक है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो
अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। देखिए फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ा दिया गया, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल में भी। ठीक है, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी, लेकिन एक ऑफिशियल मेजॉरिटी रखी, किस एक्ट के थ्रू? 1892। क्यों बढ़ाए? बिकॉज ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 18, मैंने बताया ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। इंडियन मेंबर्स को बोला गया कि आप क्वेश्चन पूछो और डिस्कस भी करो बजट, लेकिन सप्लीमेंट्री नहीं। आपने क्वेश्चन पूछा, सामने से रिप्लाई आएगा, लेकिन आप दोबारा उस पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। इतनी ही छूट दी गई थी। ठीक है, तो इंडियन मेंबर्स वर ग्रांटेड द राइट टू आस्क क्वेश्चन और बजट डिस्कस करने के लिए बोला गया था, और प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन स्टार्ट कर दिया था इससे, इस वाले एक्ट से, लेकिन इलेक्शन वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ था। ठीक है, इलेक्शन वर्ड कहीं यूज नहीं। तो इसके क्या है कि एक तो नंबर ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स को बढ़ाया गया, दूसरा इंडियंस को बोला गया कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दे हैव गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस और डिस्कस द बजट। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन तो आ गया था, लेकिन इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ था। ठीक है, अभी जितने मैंने एक्ट कराए, अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं हमें वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आप कर पाए तो आप समझ लेना कि आपको ये एक्ट यहाँ तक अच्छे से बाय हार्ट याद हो गए। ठीक है, अब ये देखिए इसमें है कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट अबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। तो मैंने कौन सा बताया था सबसे पहला? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इंडिया में तो 1813 से हुआ था, चाइना में वो 1833 से हुआ था। ठीक, दूसरा ये उत्तराखंड पीसीएस प्री में पूछा था 2016। नेक्स्ट, किस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको पावर मिली थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट? तो अभी मैंने बताया कौन सा एक्ट है, 1892 का एक्ट। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड कोर्ट एट कैलकाटा? कोर्ट बनाई थी कैलकाटा में, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली, तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मैंने बताया ना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और सुप्रीम कोर्ट बनाया गया फोर्ट विलियम कैलकाटा में, और एलिजा एम्टे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस सुप्रीम कोर्ट इन 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the establishment of Supreme Court, which of the statement is are correct? तो स्टेटमेंट पढ़नी है और बतानी है। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा वाज established by a regulating act of 1773। स्टेटमेंट सही है, ये सही है। लेमिस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, गलत, क्योंकि कौन थे? एलिजा एम्पे थे। ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, एंड ऑल द बेस्ट।